हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज आप लोगों को मालूम है कि इस क्लास में हम लोग साइंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन है आपको 2021 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि जितने भी आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या एसएससी का दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा आपको लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम का बर्बाद किए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें। बाकी क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्लास ये है। ध्यान दीजिए 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? बताइए 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? चलिए बताइए 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। क्लियर? 1808 में पहली बार द्रव्य परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। क्लियर है? जॉन डाल्टन ने दिए थे। क्लियर? 1808 में पहली बार परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। क्लियर? चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट, जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इनफिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? तो इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्लियर? पानी को जमीन में रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जमीन में पानी को रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्लियर है? फिर इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया कि एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? बताइए एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? चलिए एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। याद रखिएगा एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्लियर? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है किसको? तो यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। याद रखिएगा माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान दीजिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। याद रखिएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या रूपांतरित करता है। क्लियर? चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? बताइए विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? बताइए विश्व में प्रथम यूरेनियम रिएक्टर कौन सा है? न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? बताइए यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था। क्लियर? यूरेनियम 233 का क्या उपयोग किया गया था? चलिए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? बताइए विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? तो कामिनी है। याद रखिए कामिनी उसका नाम है। याद रखें क्या नाम है? तो कामिनी इसका नाम है। क्लियर? कामिनी नाम है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर क्या बोला गया ध्यान दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो फीमर है। याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो फीमर, जिससे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल परत का होता है? बताइए सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल का होता है? तो ब्रह्मंडल का। याद रखिएगा सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल ये परत का होता है? तो ब्रह्मंडल का होता है। याद रखिए किसका होता है? ब्रह्मंडल का होता है। क्लियर? चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए ब्रह्मंडल हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर कि कंप्यूटर में
हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है बताइए। क्या है, ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर में हाई लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है, तो कंपाइलर्स करता है। कौन करता है, तो कंपाइलर्स जो है करता है, याद रखिएगा, कंपाइलर्स करता है। ठीक है, कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करता है, कार्य करता है, बदलने का कार्य करता है, तो कंपाइलर्स करता है। कौन, कंपाइलर्स करता है, याद रखें, कंपाइलर्स करता है। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या बोला गया यहाँ पर कि पशुओं से संबंधित हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है। क्या पशुओं से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन है, याद रखिएगा। पशुओं से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन है। क्लियर। पशुओं से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन है। क्लियर है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर क्या बोला गया कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को तीनों जो है एक सीध में रहते हैं, ठीक है, तीनों एक सीध में रहते हैं, तो कौन सी सागरीय घटना घटती है बताइए, कौन सी सागरीय घटना घटती है। चलिए बताइए कौन सी सागरीय घटना घटती है, इसका बताना है आपको। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो कौन सी सागरीय घटना होती है, तो बृहद ज्वार या बोले तो उच्च ज्वार, बृहद ज्वार या उच्च ज्वार होता है, याद रखिएगा, बृहद ज्वार या उच्च ज्वार घटना घटती है। ठीक है, बृहद ज्वार या उच्च ज्वार की सागरीय घटना घटती है। क्लियर। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, बृहद ज्वार या उच्च ज्वार। क्लियर है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, सेंधा नमक, क्या बोला गया, सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है, सेंधा नमक को किस नाम से जाना जाता है, तो कौन सा नाम से जाना जाता है, तो हाईलाइट। कौन सा, तो हाईलाइट जो है आपका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, तो हाईलाइट जो है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, हाईलाइट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, हाईलाइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वाहन द्वारा, ध्यान दीजिए, एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए उपकरण है, बताइए। एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है, तो ओडोमीटर। क्या नाम होता है उसका, ओडोमीटर से दूरी को मापा जाता है। ठीक है, वाहनों की दूरी को किससे मापा जाता है, किसी यंत्र से, तो ओडोमीटर से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या बोला गया, कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है, बताइए। कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है, कौन सा बताइए सॉफ्टवेयर कार्य करता है, तो फायरवेल। कौन सा, फायरवॉल, याद रखिएगा, कौन सा है, तो फायरवॉल जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखें, फायरवॉल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, फायरवॉल करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिए क्या बोला है क्वेश्चन में आपका कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय क्या बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, बताइए। पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। चलिए इसका आंसर दीजिए, कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, बताइए कि कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, बताइए कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 400 किलोमीटर। क्लियर, 400 किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेगा, कितना, तो 400 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, 400 किलोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर हम लोग आते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हवा की गति किसके, बताइए, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है, हवा गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो एनीमोमीटर, याद रखिएगा, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से। हवा की गति, देखिए ओडोमीटर से वाहनों की दूरी को मापा जाता है, और हवा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, एनीमोमीटर, याद रहेगा, एनीमोमीटर, हवा की गति। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे नैनो मिशन कहा जाता है पर एक मिशन शुरू किया है, बताइए कौन, यानी कि नैनो मिशन शुरू किया है कब, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एक मिशन शुरू किया है कब, बताइए कब शुरू किया है, तो मई 2007 में। कब शुरू किया था, तो मई 2007 में किया था, याद रखिएगा, मई 2007 में। क्लियर, मई 2007 में जो है किया था। क्लियर है, मई 2007 में। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, मई 2007 में। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है आपका,
चलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला गया नेक्स्ट में कि एंटोमोफिली परागण, क्या एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है बताइए। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है, तो किसके बताइए। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है, चलिए इसका आंसर दीजिए। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है बताइए। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है, तो कीटों द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, तो कीटों द्वारा। क्लियर, कीटों द्वारा होता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, कीटों द्वारा होता है। चलिए उसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग, कीटों द्वारा होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए कीटों द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारत में क्या बोला है, भारत में इंटरनेट, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी बताइए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी बताइए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी बताइए कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की सेवा शुरू हुई थी। याद रहेगा 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की सेवा शुरू हुई थी। क्लियर। चलिए उसके बाद प्रकृति में धातु किस रूप में पाए जाते हैं बताइए। प्रकृति में धातु किस रूप में पाए जाते हैं, प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है, तो अयस्क के रूप में। याद रखिएगा प्रकृति में धातु किस रूप में पाए जाते हैं, तो अयस्क यानी ओर के रूप में। ठीक है, प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में। चलिए उसके बाद चबाने वाले दांत कहलाते हैं चवर्णक। चबाने वाले दांत को क्या कहलाते हैं, चवर्णक कहलाते हैं। याद रखिएगा क्या, मोलर जिसे कहते हैं। ठीक है, मोलर जिसे कहते हैं, याद रखिएगा मोलर। क्लियर। चवर्ण, चबाने वाले दांत क्या है, चबाने वाले चवर्णक, हिंदी में बोले तो ऐसे इंग्लिश में मोलर। ठीक है, मोलर कहते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया आपका कि D2O जिसे का नाम क्या आता है, भारी जल कहते हैं, जिसे क्या है भारी जल कहते हैं, का उपयोग कहाँ पर होता है, तो यानी परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में होता है। कहाँ पर, परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में होता है। याद रखिएगा परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में होता है। क्लियर, परमाणु भट्टी में जो है शीतलक के रूप में होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी बताइए। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी बताइए। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी बताइए। इसका मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो GSK कंपनी द्वारा। क्या, GSK कंपनी द्वारा। याद रखिएगा GSK कंपनी द्वारा बनाई गई थी। क्लियर, GSK कंपनी द्वारा क्या बनाई गई थी, याद रखिएगा किसके द्वारा, GSK कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। क्लियर, यानी GSK यानी कि ग्लैक्सो स्मिथ लाइन। ठीक है, ग्लैक्सो स्मिथ लाइन की कंपनी द्वारा बनाई गई थी GSK, जिसे लेबोरेटरीज इन बेल्जियम, जहाँ कहाँ है, लेबोरेटरीज इन बेल्जियम में है। याद रखिएगा जिसका लेबोरेटरीज कहाँ है, तो बेल्जियम में किया है। ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, GSK हो गया आपका। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, कंप्यूटर में, ध्यान दीजिए कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है बताइए। कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है, चलिए इसका आंसर दीजिए। कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शंस और कमांड्स। क्या, ऑप्शंस और कमांड्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शंस और कमांड्स परिवर्तित करता है। क्लियर है, कौन ऑप्शंस और कमांड जो है परिवर्तित करता है। क्लियर, क्या करता है, ऑप्शंस और कमांड परिवर्तित करता है। ठीक है, मेनू क्या करता है, ऑप्शंस या कमांड्स जो परिवर्तित करता है। ठीक है, मेनू जो है काम इसका होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या बोला गया, कोशिका में कौन सा भाग कोशिका की आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है बताइए। कोशिका की कौन सा भाग ध्यान दीजिए कोशिका कौन सा भाग कोशिका की आंतरिक एवं बाहरी भाग को वातावरण से अलग करता है बताइए। कोशिका के कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक और बाहरी वातावरण से अलग करता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। याद रखें कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है वह भाग है ऐसा जो कोशिका के आंतरिक और बाहरी वातावरण को अलग करता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है बताइए। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है बताइए। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है, नोट करते जाइए आप लोग। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए आप लोग। कौन सा तत्व आवश्यक रूप से सभी जीवों में पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्या, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। याद रखिएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यानी सभी जीवों में आवश्यक रूप से यह पाया जाता है।
क्लियर है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यह सभी जीवों में कार्बन यानी कि सभी जीवों में आवश्यक रूप से यह पाया जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसने बताया, बताइए सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के धनावेशित कणों में धंसे होते हैं, धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं। बताइए किसमें धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कण क्या है, परमाणु में धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं। चलिए बताइए, ठीक है, धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात अगर कर दिया तो किसने, जे थॉमसन, ठीक है, धनावेशित कणों में धंसे रहता है तो किसने, जे थॉमसन, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी, ध्यान दीजिए, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पौने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। बताइए पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पौने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। कौन सा, बताइए। तो इसका राइट आंसर है कोरियोलिस। क्या कोरियोलिस जो है राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कौन सा, कोरियोलिस बल या कोरियोलिस बल, याद रखा। कोरियोलिस बल जो है एक ऐसा बल है जो पृथ्वी का घूर्णन के कारण बल उत्पन्न करता है जिसमें पौने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, मूल दिशा में क्या विक्षेपित हो जाती है। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बोला गया कि आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। बताइए आधुनिक प्रिंटर की स्पीड जो है किस इकाई में मापी जाती है। बताइए आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। आधुनिक प्रिंटर की इकाई किस, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। बताइए किस में मापी जाती है। तो आपका पेज या पेज पर मिनट, यानी पेज पर मिनट पीपीएम में, याद रखिएगा। पेज पर मिनट, जैसे पीपीएम आप लोग देखे होंगे क्या होता है, इसका मतलब पेज पर मिनट होता है, पेज पर मिनट। ठीक है, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो पेज पर मिनट में। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बोला गया आपका कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ध्यान दीजिए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्लियर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोला गया, RDX क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है। RDX क्या है, तो एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है RDX क्या है, तो RDX एक कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा RDX एक कार्बनिक यौगिक है। क्लियर, RDX क्या है, तो एक कार्बनिक यौगिक है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बोला गया यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जितनी pH में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। बताइए जितनी pH में ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि कितनी pH में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। कितनी pH में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, ठीक है, कितनी pH में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और लाल हो जाता है। बताइए कितना pH में, बताइए कितना pH में, तो 7 से अगर कम रहेगा, ध्यान दीजिए अगर 7 से कम pH में नीला लिटमस जो है क्या होता है, लाल हो जाता है। यानी 7 से कम हो गया था, यानी कि वह क्या होगा, अम्लीय हो गया। क्या हो जाता है, तो अम्लीय हो जाता है, यानी अम्लीय में, यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को क्या है, लाल कर देता है। क्लियर। चलिए 7 से कम होने पर। उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका कि सिलिका, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, देखिए सिलिका दूसरा हो गया, ये बालू का आ गया, एल्युमिनियम दूसरा है और सिलिकॉन ये दूसरा हो गया। सिलिकॉन और एल्युमिनियम में कौन सा तत्व नहीं है, तो देखिए सिलिकॉन SI हो गया, एल्युमिनियम Al हो गया, लेकिन सिलिका SiO2 होता है जो कि एक यौगिक है। ठीक है, यानी कि ये तत्व नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिलिका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखें सिलिका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, SiO2 जिसका फॉर्मूला होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि नासकॉम, क्या बोला गया, नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, चलिए इसका आंसर देखिए नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। ध्यान दीजिए नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिए इसका नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर, नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, चलिए इसका जरूर ध्यान दीजिए कि नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है।
नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिए, नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। बताइए नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिए कि नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है, सर्विस कंपनी याद रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस कंपनी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलो, हाँ प्रणाम जी, थोड़ा बाद में करिए ना। हाँ चलिए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, नासकॉम क्या आपका है, नासकॉम का फुल फॉर्म आपको बताना है कि नासकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए कि नासकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए नेशनल, क्या बोला गया यहाँ पर कि नेशनल, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि उपास्थीदार मछलियाँ कौन सी है, उपास्थीदार मछलियाँ कौन सी है, बताइए उपास्थीदार मछलियाँ कौन सी है, तो शार्क है, याद रखिएगा, उपास्थीदार मछलियाँ कौन सी है, तो शार्क है, क्लियर, उपास्थीदार मछलियाँ कौन सी है, तो शार्क जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर याद रखें उपास्थीदार मछलियाँ कौन सी है, तो शार्क जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उपास्थीदार मछली कौन सी होती है, शार्क होता है, क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बताइए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बताइए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बताइए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बताइए इसका आंसर दीजिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी, क्लियर है, भूपर्पटी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर चंद्र ग्रहण कब लगता है, बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है, ध्यान दीजिए चंद्र ग्रहण कब लगता है। चलिए बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो कब लगता है बताइए, तो पूर्णिमा को, कब लगता है, तो पूर्णिमा को, याद रखिए पूर्णिमा को, क्लियर, पूर्णिमा को लगता है, क्लियर, कब लगता है, तो पूर्णिमा को याद रखिएगा, ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा को। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप क्वेश्चन है आपका कि आनुवंशिकता का नियम किसने दिया, बताइए आनुवंशिकता का नियम किसने दिया, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया, तो ग्रेगर मेंडल ने दिए थे, याद रखें किसने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया, तो ग्रेगर मेंडल ने, क्लियर है, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, तो ग्रेगर मेंडल ने, क्लियर है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, बताइए मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, तो VDU, क्या है मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, तो VDU आपका राइट आंसर हो गया, याद रखिए कंप्यूटर का अन्य नाम क्या होता है, तो VDU होता है, याद रखिए VDU होता है, VDU, और कंप्यूटर का अन्य नाम क्या होता है, तो VDU होता है, क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बताइए किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो सबसे बाहरी कक्षा में, कहाँ होते हैं, तो सबसे बाहरी कक्षा में, याद रखिए सबसे बाहरी कक्षा में। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, डीएनए अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य और अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बताइए किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जीनोमिक्स, किसके अंतर्गत किया जाता है, तो जीनोमिक्स जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए डीएनए अनुक्रमण के तकनीक का उपयोग करके जीनोम की ठीक है, जीनोम की कार्य और अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जीनोमिक्स, याद रखें डीएनए अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य और अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जीनोमिक्स, क्लियर है, जीनोमिक्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है कि हेनरी बेकुरल, ध्यान दीजिए
हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की। याद रखें, किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की। हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, मांसाहारी पादप कौन सा है बताइए? मांसाहारी पादप कौन सा है बताइए? कार्निवोरस प्लांट जिसे कहते हैं, मांसाहारी पादप हैं जिसे कार्निवोरस प्लांट कहते हैं, कौन सा है? चलिए बताइए। तो ये ऑप्शन से आपका कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन से आपका उठ गया ये, तो मक्खा जाली और ब्लैडर वाटर। मक्खा जाली और ब्लैडर वाटर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया है, मक्खा जाली और ब्लैडर वाटर। ठीक है, ये जो कि ऑप्शन से आपका क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका क्या? ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती एक तीर यानी कि एरो जो उस बिंदु को दिखाने के लिए चलती है जहां काम किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो बताइए। ठीक है, कितना क्वेश्चन आपको अच्छा दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिलहाल। तो कितना क्या कहा जाता है? उसको कर्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कर्सर कहा जाता है। याद रखिएगा, कर्सर उसको कहा जाता है। क्लियर। उसको क्या कहा जाता है? तो कर्सर कहा जाता है। चलिए उसके बाद, प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? बताइए। प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? बताइए। प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? प्रिज्म प्रक्षेपण में सबसे कम विचलन किसका रंग होता है? तो लाल का। याद रखिएगा, किसका होता है? तो लाल का है। क्लियर, लाल का होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बोला गया कि किस प्रकार के पादप में ध्यान दीजिए, किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बनता है? बताइए। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बनते हैं? किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बनते हैं? बताइए। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है? तो एंजियोस्पर्म। कौन सा? एंजियोस्पर्म आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म। क्लियर, एंजियोस्पर्म जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, क्या बोला गया यहाँ पर कि किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाने के लिए किस संस्था ने एक स्पेशल जेल बनाया है? बताइए। किसान के हाथों को कीटनाशक दवाओं के उपयोग से बचाव के लिए, यानी कि वो कीटनाशक दवा फेंकते हैं वो लोग अपने खेतों में, ठीक है, छिड़काव किया जाता है, तो उससे बचाव के लिए, अपने हाथों को बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है? बताइए किस संस्था ने? तो संस्था का आपका नाम कौन सा है? ध्यान दीजिए, संस्था का नाम है आपका इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन। ठीक है, रीजेनरेटिव मेडिसिन, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन। याद रखिएगा, रीजेनरेटिव मेडिसिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा संस्था? इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट नंबर, क्या है क्वेश्चन इसका कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बताइए कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? बताइए। इसका आंसर देना है आपको कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। याद रखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। क्लियर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आपका जो कि करेक्ट आंसर है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका कि टीबी, जीबी, पीबी और एमबी में कंप्यूटर क्षमता का सबसे बड़ी यूनिट कौन सा है? टीबी, जीबी, पीबी, एमबी में कंप्यूटर क्षमता का सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो जीबी, जिसे जेटाबाइट कहा जाता है। ठीक है, देखिए जीबी होता है, याद रखिए, जेडबी, जीबी नहीं बोला था इसको, जीबी दूसरा होता है, ये जेडबी होता है, जेटाबाइट होता है। याद रखिएगा, जेडबी होता है, जेटाबाइट। क्लियर, जीबी नहीं, जीबी जो है आपका जीबी इस तरह से लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, जीबी जो है आपका इस तरह से जीबी लिखा जाता है। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये जीबी हो गया। चलिए क्या होता है? जीबी हो गया, सॉरी जेडबी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। याद रखें। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया,
चलिए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है देखिए, एक ही स्रोतों से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण कौन। देखिए एक ही स्रोतों से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण कौन सा है बताइए। अलग अलग दो आ रही है छवियों को देखने वाला उपकरण कौन सा है बताइए। एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण कौन सा है बताइए। ठीक है, बताइए उपकरण कौन सा है। एक ही स्रोतों से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, स्टीरियोस्कोप याद रखिएगा। एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने के लिए देखने वाला उपकरण कौन सा है। दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण कौन सा है, एक ही स्रोत से आ रही, तो स्टीरियोस्कोप याद रखिएगा। क्या नाम है इसका, तो स्टीरियोस्कोप। क्लियर। चलिए, पानी के शुद्धिकरण में सहायक होता है बताइए। पानी के शुद्धिकरण में सहायक है बताइए कौन सा, बताइए पानीकरण में शुद्धिकरण में सहायक कौन सा क्या होता है बताइए। पानी के शुद्धिकरण में सहायक है फिटकरी, आपका राइट आंसर हो, याद रखिए फिटकरी। क्लियर है, फिटकरी जो है आपका राइट आंसर होगा। पानी के शुद्धिकरण में सहायक होता है कौन सा, फिटकरी। क्लियर है, फिटकरी जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया कि हंसाने वाली गैस कौन सी है बताइए। हंसाने वाली गैस कौन सी है बताइए, कि हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसका फार्मूला होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया कि किस संस्था ने, क्वेश्चन है कि किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश एवं जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पता यानी कि जिसे आर्टिफिशियल लिफ्ट कहता है, विकसित किया है। चलिए बताइए क्या है क्वेश्चन, कि किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश एवं जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पता विकसित किया है। चलिए इसका आंसर दीजिए, कृत्रिम पता विकसित जिसे आर्टिफिशियल लिफ्ट कहा जाता है। बताइए किस संस्था ने, आपको संस्था का यहाँ पर नाम बताना है। तो संस्था का नाम है आपका वैज्ञानिक एंड औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्लियर है, वैज्ञानिक एंड अनुसंधान परिषद। क्लियर है, वैज्ञानिक एंड औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए कि MS Excel 2100, याद रखें MS Excel 2010 में टोटल कितने कॉलम है बताइए। टोटल कितने कॉलम है, इसका आंसर दीजिए। टोटल कितने कॉलम है MS Excel 2010 में, टोटल कितने कॉलम है, तो 16,384, याद रखें 16,384 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है, 16,384। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ध्यान दीजिए, किससे रेशम प्राप्त किया जाता है बताइए। किससे रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम आप लोग देखे होंगे, रेशम का सिल्क जो यानी कि होता है ना, रेशम के कपड़े। तो बताइए कि किससे रेशम प्राप्त किया जाता है बताइए, किससे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट से। किससे, तो रेशम कीट से यानी कि सिल्क वर्म, याद रखिएगा। कीट का इंग्लिश क्या होता है, वर्म होता है, और रेशम का होता है सिल्क। ठीक है, यानी कि रेशम कीट यानी सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया यहाँ पर कि किस प्रकार के पौधों के शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं। किस प्रकार के पौधों के शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होते हैं बताइए। किस प्रकार के पौधे के शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होते हैं बताइए। किस प्रकार के पौधे के शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्न। याद रखिएगा फर्न जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी फर्न एक प्रकार के पौधे हैं जो जिसके शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं। फर्न जो है एक ऐसा पौधा है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए यहाँ पर E बराबर mc², द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है ना, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोला जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो सब फार्मूला किसने दिया था बताइए। E बराबर mc² जो द्रव्यमान संरक्षण का फार्मूला है, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा का। तो ये बताइए कि ये फार्मूला जो है E बराबर mc² किसने दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। कौन दिए थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। क्लियर है, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। याद रखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। क्लियर, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। चलिए MPEG की फुल फॉर्म क्या है, तो मूविंग पिक्चर
एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखें क्या MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, MPEG। चलिए बताइए MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मूविंग पिक्चर, M फॉर मूविंग, P फॉर पिक्चर, E फॉर एक्सपर्ट्स, G फॉर ग्रुप। याद रखिए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, 5 बार 10 बार बोलिए इसको, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इस तरह से याद हो जाएगा। क्लियर। चलिए इससे पहले 2-3 और आपको फुल फॉर्म बताया गया था, चलिए उसका भी आपको बता दीजिए कि FTP का फुल फॉर्म सबसे पहला बार आपको पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन ही था वो, कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए FT और FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल, F फॉर फाइल, ठीक है, फाइल, ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र, और प्रोटोकॉल, क्या है, प्रोटोकॉल। क्लियर है, प्रोटोकॉल यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद एक और आपको बताइए, नेक्स्ट में एक और बताइए आपको फुल फॉर्म क्या है, कौन सा, नास्कॉम। क्या था आपका फुल फॉर्म, क्या था, नास्कॉम। बताइए नास्कॉम का फुल फॉर्म बताइए, नास्कॉम का फुल फॉर्म। चलिए बताइए नास्कॉम का फुल फॉर्म, ध्यान दीजिए नास्कॉम का फुल फॉर्म बताइए, नास्कॉम का फुल फॉर्म बताइए, नास्कॉम का। देखिए NASSCOM बताइए, नास्कॉम अभी भी आपको बताया गया था, नास्कॉम NASSCOM, नास्कॉम का। नेशनल क्या है, N फॉर नेशनल, A फॉर एसोसिएशन, S फॉर आपका क्या हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर, S फॉर सर्विस, ठीक है, S फॉर पहला S फॉर सॉफ्टवेयर, दूसरा S फॉर सर्विस, ठीक है, सर्विस। उसके बाद कॉम फॉर कंपनीज, याद रखिए, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही आपको फिलहाल अभी बताया गया था। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए बोला गया मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा, बताइए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, बताइए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो बताइए मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो नाइलॉन। याद रखिएगा कौन सा, नाइलॉन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखें मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, नाइलॉन। क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में आपका, द्विनाम पद्धति जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, द्विनाम पद्धति जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, बताइए, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। कौन है, कैरोलस लिनियस। क्या है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, बताइए, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, बताइए, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, बताइए, इसका आंसर 2 है। मंगल ग्रह कितने चंद्रमा है, तो 2 है। याद रखिए मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, तो 2 है, यानी कि चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो यानी मंगल ग्रह कितने उपग्रह हैं, तो 2 है। यानी उपग्रह क्या है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि चंद्रमा कहिए या फिर उपग्रह कहिए, ठीक है, यानी मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 2 हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि परिवार और प्रजातियों के बीच वर्गीकरण क्रम है, बताइए, परिवार और प्रजातियों के बीच वर्गीकरण क्रम क्या है, तो वंश। क्या है, तो वंश जीनस कहते हैं, जिसे जीनस कहते हैं, वंश जिसे कहते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोला गया कि कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, बताइए, कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए, शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Alt+Tab। क्या है, Alt+Tab जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा Alt+Tab। कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, Alt+Tab होता है। याद रखिएगा Alt+Tab होता है। क्लियर, Alt+Tab होता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर कि मलेरिया की मेडिसिन, बताइए, मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है, मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है, बताइए, मलेरिया की मेडिसिन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है, इसका आंसर दीजिए आप लोग,
मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सिनकोना की छाल से। याद रखिएगा, मलेरिया के जो मेडिसिन होता है मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं? सिनकोना की छाल से। याद रखें, सिनकोना की छाल से। क्लियर, सिनकोना की छाल से। उसके बाद बताइए क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? बताइए फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? परमाणुकता कितनी होती है? फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया 4 हो जाएगा। क्लियर, 4 होगा। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि पौधों में ध्यान दीजिए क्या बोला गया क्वेश्चन, पौधों में पानी की परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? बताइए पौधों में पानी की परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? बताइए पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। याद रखें, किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा किया जाता है। पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका कौन सा? चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? चलिए इसका रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? तो तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग। रासायनिक में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? कि तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उसको क्या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए वहाँ पर क्या था, FTP का फुल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था। अब यहाँ पर क्या आता है, FTTP का फुल फॉर्म क्या है? बताइए FTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो FTTP का फुल फॉर्म नोट कीजिए क्या होता है। तो फाइबर टू द प्रीमिसेस जो है, देखिए FTTP के फुल फॉर्म क्या है? तो फाइबर टू द प्रीमिसेस जो है आपका राइट आंसर हो गया। याद रखिएगा प्रीमिसेस, फाइबर टू द प्रीमिसेस आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फाइबर टू द प्रीमिसेस आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। FTTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइबर टू द प्रीमिसेस। क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। बताइए प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोकर एवं मरासमस। ठीक है, क्या है? क्वाशियोकर या एवं मरासमस। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? क्वाशियोकर एवं मरासमस। याद रखेगा, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोकर एवं मरासमस। क्लियर, क्वाशियोकर एवं मरासमस। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोकर एवं मरासमस। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोकर एवं मरासमस। चलिए उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए GPS द्वारा लिया गया अनुमानित समय क्या है? बताइए क्या है क्वेश्चन कि पृथ्वी के एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए GPS द्वारा लिया गया अनुमानित समय क्या है? बताइए GPS द्वारा अनुमानित चक्कर क्या है? तो 11 घंटा 58 मिनट। क्या होता है? 11 घंटे 58 मिनट। ठीक है, पृथ्वी के एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए GPS द्वारा लिया गया अनुमानित समय क्या होता है? तो 11 घंटा 58 मिनट। क्या होता है? 11 घंटे 58 मिनट होता है। क्लियर है, 11 घंटे 58 मिनट। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिए नेक्स्ट में कि कशेरुकी समूह नहीं है किसका? तो ये ऑप्शन से है, तो मोलस्का का याद रखिएगा। ये ऑप्शन से आपका मोलस्का का। ठीक है, ऑप्शन से है कशेरुकी किसका समूह नहीं है? तो मोलस्का का। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट नंबर, क्या है क्वेश्चन? इसका ध्यान दीजिए कि किस कोशिका, चलिए बताइए कि किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल, पौधे, कृषि का अध्ययन किया जाता है? बताइए किस शाखा के अंतर्गत उसका क्या अध्ययन किया जाता है? बताइए वो अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस अध्ययन का नाम बताइए जिसके अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल, पौधे आदि कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो उसका कहा जाता है उसको? तो हार्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर। याद रखें क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर। ठीक है, हार्टिकल्चर कहा जाता है। क्लियर है, याद रखें
हॉर्टिकल्चर। उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, भूवन क्या है बताइए, भूवन क्या है, चलिए इसका आंसर दीजिए, भूवन क्या है बताइए, भूवन क्या है, चलिए इसका आंसर जरूर दीजिए आप लोगों के, भूवन क्या है, भूवन क्या है, चलिए बताइए भूवन क्या है, भुवन क्या है। तो भुवन जो है वह देखिए, भुवन क्या है कि ध्यान से सुनिए, भुवन क्या है, तो इसरो द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है, इसरो द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है जिससे भारत के भूभागों को 3D चित्रों के रूप में देखा जा सकता है, भारत के भूभागों को 3D चित्रों के रूप में देखा जा सकता है। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका कि पवन चक्की जिसे वाइंड मिल कहा जाता है, पवन चक्की से वाइंड मिल कहा जाता है, किस ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है बताइए, किस ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है, पवन चक्की किस ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है, तो गतिज ऊर्जा को। याद रखिएगा कौन से, तो गतिज ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा, याद रखें कौन सा है, गतिज ऊर्जा। उसके बाद पानी किस प्रकार का रिसोर्स है बताइए, पानी किस प्रकार का रिसोर्स है, तो पानी बताइए किस प्रकार का रिसोर्स है, तो चक्रीय। पानी किस प्रकार रिसोर्स है, तो चक्रीय। याद रखिएगा पानी किस प्रकार का रिसोर्स है, चक्रीय। क्लियर है, पानी किस प्रकार का रिसोर्स है, चक्रीय। क्लियर है, चक्रीय जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, पानी किस प्रकार का रिसोर्स है, चक्रीय। क्लियर है, पानी किस प्रकार का रिसोर्स है, चक्रीय जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन में सबसे कम अभिक्रियाशील है बताइए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन में सबसे कम अभिक्रियाशील है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम नियोन में सबसे कम अभिक्रियाशील है बताइए कौन सा, नियोन। कौन सा, नियोन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा नियोन। क्लियर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन में सबसे कम अभिक्रियाशील है नियोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन, नियोन है। क्लियर है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया, आलू का कौन सा भाग में खाया जाता है बताइए, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है बताइए, आलू का कौन सा तन्ना भाग खाया जाता है, याद रखें आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तन्ना। क्लियर है, तन्ना जो है खाया जाता है। उसके बाद बताइए SMPS की फुल फॉर्म क्या है बताइए, SMPS की फुल फॉर्म क्या है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। याद रखें क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देखिए एक और फुल फॉर्म आपका आ गया यहाँ पर, क्या फुल फॉर्म, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड, ध्यान दीजिए क्या बोला गया, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है SMPS का फुल फॉर्म कहता है। उसके बाद पहला फुल फॉर्म आपको क्या बताएगा, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा फुल फॉर्म कौन सा बताया गया था बताइए, दूसरा फुल फॉर्म बताइए कौन सा, तो नास्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, और तीसरा फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, तीसरा एक और आपको फुल फॉर्म बताया गया था, चलिए बताइए एक और फुल फॉर्म, FTTP, क्या बोला गया, FTTP बताया गया था, FTTP यानी फाइबर टू दी प्रीमिसेस, अभी बताया गया फाइबर टू दी प्रीमिसेस। ठीक है, थोड़ा देर पहले जस्ट कुछ सेकंड। उसके बाद एक और फुल फॉर्म बताया गया था कौन सा, MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद SMPS आ गया आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलिए उसके बाद क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका क्या कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है बताइए, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN। यानी कि अगर समानांतर क्रम में प्रतिरोध को संयोजित करना है तो कैसे 1/R लेते हैं। ठीक है, और वही श्रेणी क्रम में रहेगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सो डेट तक चल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया आपका, क्वेश्चन है कि हैजा किस परजीवी के कारण होता है बताइए, हैजा किस परजीवी के कारण होता है, हैजा किस परजीवी के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर वाइब्रियो कोलेरी। क्या है, वाइब्रियो कोलेरी। क्लियर है, हैजा रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो वाइब्रियो कोलेरी, वाइब्रियो कोलेरी। याद रखिएगा हैजा किस परजीवी के कारण होता है, तो वाइब्रियो कोलेरी होता है। क्लियर है, हैजा रोग किस परजीवी के कारण होता है, वाइब्रियो कोलेरी। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि नोमोफोबिया
फोबिया, नोमोफोबिया किससे संबंधित है बताइए, नोमोफोबिया किससे संबंधित भय है बताइए, नोमोफोबिया किससे संबंधित भय है बताइए, नोमोफोबिया किससे संबंधित भय है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोबाइल नहीं होने का डर। क्या नोमोफोबिया, मोबाइल नहीं होने का डर। ठीक है, नोमोफोबिया किससे संबंधित भय है, तो मोबाइल नहीं होने का डर किससे, तो नोमोफोबिया कहता है। क्लियर, नोमोफोबिया, नो क्या, नो 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 मोबाइल नहीं चाहिए, नो मोबाइल, फोबिया फोबिया डर लगता है, मोबाइल से नो डर लगता है, नो मोफो, नो मोफो। ठीक है, बोला गया नो नो नो, ए नो नो नो। ठीक है, नहीं मोबाइल, एम ओ मोबाइल, फोबिया मतलब डर, यानी मोबाइल से डर लगता है, मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं होने का डर। क्लियर, मोबाइल नहीं होने का डर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद ओजोन का क्षरण बताइए, ओजोन क्षरण का कारण क्या, ओजोन क्षरण का कारण क्या है बताइए, ओजोन क्षरण का कारण क्या है बताइए, इसका आंसर दीजिए। ओजोन क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं। क्लियर, ओजोन का क्षरण का कारण क्या है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्षरण का कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है। क्लियर, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, PDF का पूर्ण रूप क्या है बताइए, PDF का पूर्ण रूप क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूर्ण रूप क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, याद रखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF का पूर्ण रूप क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्लियर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूर्ण रूप होता है, पूर्ण रूप क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका कि मंगल ग्रह क्या है, मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए, मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था बताइए। मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था बताइए, नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो इनसाइट। कौन सा मिशन लॉन्च किया था, इनसाइट, याद रखिएगा, नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, इनसाइट। मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, इनसाइट जो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, याद रखिएगा, इनसाइट। क्लियर है, इनसाइट जो आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है बताइए, पत्ती का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लियर है, पत्ती का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है आपका, पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है बताइए। पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट होता है बताइए, किस में, तो गेहूं में, याद रखिएगा, किस में, तो गेहूं में जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है, गेहूं में। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए क्या किस में, तो गेहूं में जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट नंबर कि यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितना होता है, 4 डायोप्टर। क्या होता है, क्षमता कितना होता है, तो 4 डायोप्टर, याद रखिएगा, क्षमता क्या होता है, 4 डायोप्टर। क्लियर है, पावर जो है क्षमता क्या होता है, 4 डायोप्टर। क्लियर, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सुनिए कि लैपटॉप क्या बोला, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाल्मटॉप, मेन फ्रेम, इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है बताइए, इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो मेन फ्रेम जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। क्लियर है, मेन फ्रेम आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुनिए, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है बताइए, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है बताइए, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है बताइए, कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर प्लाज्मोडियम। कौन सा, प्लाज्मोडियम। क्लियर है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच
लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है बताइए। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर सहसंयोजक बल। कौन सा सहसंयोजक बल होता है। क्लियर। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो सहसंयोजक बल कहलाता है। सहसंयोजक बल कहलाता है। क्लियर है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। सहसंयोजक बल कहलाता है। सहसंयोजक बल कहलाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दिए। अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता, अनुप्रस्थ तरंग की क्या विशेषता होती है बताइए। अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता क्या होती है बताइए। तो लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता क्या होती है। तो लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता क्या होती है। तो वह लंबवत कंपन करते हैं। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि किरणें कहाँ से शोषण करते हैं बताइए। किरणें कहाँ से शोषण करते हैं। तो किरणें कहाँ से शोषण करते हैं। तो श्वास नली से। कहाँ से। तो श्वास नली से। क्लियर। श्वास नली से करते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन क्या बोला गया है। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है बताइए। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। तो वाट। शक्ति की एसआई यूनिट क्या होता है। तो वाट होता है। उसके बाद विनजिप, विनजिप क्या है बताइए। विनजिप क्या है। तो जीप, विनजिप क्या है। जीप यूटिलिटी फॉर दी कंप्रेशन। क्या है। विनजिप क्या है। जीप यूटिलिटी फॉर दी कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या बोला है क्वेश्चन में। किस वर्णक क्या है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट। कौन किस कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लियर है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण। बताइए किसके कारण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का कारण। शैवाल का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है कौन बताइए। अपनी रक्षा के लिए रंग कौन बदलता है। तो गिरगिट जो होता है अपनी रक्षा के लिए रंग बदल देता है हर समय। ठीक है। अपनी रक्षा के लिए रंग कौन बदलता है। गिरगिट। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है। हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है। तो बताइए जो जमीन में संचरण करती है अपश्रव्य। कौन सा। अपश्रव्य तरंग। याद रखिएगा जो जमीन में संचरण करती है अपश्रव्य तरंग। हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है। तो जो जमीन में संचरण करती है अपश्रव्य तरंग। याद रखिएगा अपश्रव्य तरंग। क्लियर है। अपश्रव्य तरंग। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका क्वेश्चन इस क्लास का। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगता है। चंद्रमा अपनी ही धुरी के एक चक्कर लगाने में चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है। तो बताइए कितना दिन। तो 27.3 दिन लगता है। याद रखिएगा 27.3 दिन लगता है। तो क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही पॉइंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रैक्टिस में नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक का। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।